तो आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम इसके सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सब बेसिक अच्छे से करवाऊंगा जो भी नंबर से रिलेटेड है, और आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी हम करेंगे। यानी फैक्टर, मल्टीपल, पहले इनको अच्छे से समझेंगे। फिर इनके बाद अगर आप मतलब एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से समझते हो तो कभी नहीं भूलोगे इसको। फिर हम टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा, उसको एज अ रिवीजन करेंगे। फिर और अदर टाइप्स, ठीक है, इनके अलावा और भी है। फिर रैशनल इरेशनल के रिलेशन को भी समझेंगे, और आपकी बुक में जो एक थ्योरम है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको मिस आउट मत करना, इसको अच्छे से करना। और जिसको ये बेसिक चीज़ें पता है तो वो उसको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को 2x पे देखना, मगर देखना जरूर से, क्योंकि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि हम स्किप कर देते हैं या तो हम भूल जाते हैं, लेकिन आगे चल के वो क्वेश्चन के अंदर आता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर समझेंगे। तो फैक्टर है क्या? एक ही डिवाइजर होता है। ठीक है, फैक्टर एक डिवाइजर है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखो, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उसका, यानी उसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यानी इट इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। बिना रिमाइंडर छोड़े उसको डिवाइड कर देगा। जैसे कि देखो, ये वाली चीज़ तो आपको पता होगी, आप किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो इसके अंदर जो लिखा हुआ नंबर होता है इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, अब बाहर जो लिखा होता है इसको बोला जाता है डिवाइजर, और इधर जो आता है उसको बोला जाता है क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बचता है ये हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा फैक्टर एक ऐसा डिवाइजर है जो गिवन नंबर को इस तरीके से डिवाइड करता है कि हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं आए, यानी जीरो आए, मतलब जीरो आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तभी ये एक तरह का डिवाइजर या फिर फैक्टर, हम इसको दोनों कह सकते हैं। तो जैसे अगर मैं 12 का बात करूँ तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इन सभी को अगर देखो, अगर हम देखते हैं तो ये सभी नंबर 12 को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हर केस में क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ गए? अब एक की रूल याद रखना कि जो फैक्टर होते हैं ये हमेशा ये दिए हुए नंबर से या तो छोटे होते हैं या तो उनके बराबर होते हैं। देख सकते हो ये नंबर 12 से क्या है? छोटे हैं, और ये वाला नंबर 12 के बराबर है। तो फैक्टर कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल का मतलब एक तरह से टेबल होता है, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना, 10 तक, 20 तक, 30 तक टेबल, वो सारे एक्चुअल में मल्टीपल्स ही थे। क्यों कह रहा हूँ मैं? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर। ठीक है, इस नॉन जीरो होल नंबर की जगह पे ना आप नेचुरल नंबर कर लेना। ठीक है, नेचुरल नंबर। देखो, आप मल्टीपल कैसे बना रहे हो? जो दिया हुआ नंबर है ना उसको आप किसी भी नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका मल्टीपल ही मिलेगा। जैसे आपने स्किप काउंटिंग पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, या फिर मल्टीप्लिकेशन करके जो टेबल बनाते हो, ये सारे मल्टीपल्स के एग्जांपल है। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 5 मान लो मेरा दिया हुआ नंबर है। अब मैं 5 को 1 से इंटू करूंगा जो कि पहला नेचुरल नंबर है, तो मुझे 5 ही मिलेगा। फिर 1 की जगह इसको 2 से इंटू करूंगा जो कि दूसरा नेचुरल नंबर है, तो मुझे क्या मिलेगा? 10। उसी तरीके से 3 से इंटू करूंगा तो 15 मिलेगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पर 6 से इंटू करूंगा तो 30 मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? दिए हुए नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमें नंबर मिल रहा है वो इस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, फैक्टर में की रूल ये था कि जो फैक्टर होता था हमेशा दिए हुए नंबर से छोटा या उसके बराबर आता था। मल्टीपल में क्या है कि जो मल्टीपल्स आएंगे वो दिए हुए नंबर के या तो बराबर होंगे या तो उनसे बड़ा होगा। ठीक है, तुम खुद ही देख सकते हो मल्टीपल्स जो 5 के सारे लिखे हुए हैं, सबसे छोटा वाला मल्टीपल 5 के बराबर है, बाकी सारे 5 से बड़े हैं। और इसको मैं इन्फिनाइट तक लिख सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये हमारा क्या होगा? मल्टीपल का की रूल होगा कि ये हमेशा बराबर या तो उससे बड़ा होगा, और ये इन्फिनाइट जाते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो फैक्टर मल्टीपल आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम एच सी एफ एंड एल सी एम के बारे में आप समझेंगे। क्योंकि देखो, एच सी एफ देखोगे तो फैक्टर का ही एक अपडेटेड वर्जन है, और एल सी एम एक मल्टीपल का ही अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, यानी एच सी एफ कब हम यूज़ करते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का हमें फैक्टर निकालना हो, और उन दोनों दो या दो से ज़्यादा नंबर के जो फैक्टर्स निकल रहे हैं उसमें कॉमन फैक्टर जो कि सबसे ग्रेटेस्ट हो उसी को एच सी एफ कहा जाएगा। और जो ग्रेटेस्ट फैक्टर आएगा उन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों का हमने एच सी एफ निकाला। ठीक है,
एचसीएफ सपोज कर लो सी आ रहा है, तो सी ना ए को भी और बी को भी दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर सी ही लिख लेगा, और वही हमारा एचसीएफ हो गया। फिर अगर हम एलसीएम की बात करें, ठीक है, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर एग्जांपल करेंगे। एलसीएम की बात करें तो ये क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सब दो या दो से ज़्यादा नंबर, ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा नंबर का तुम मल्टीपल्स निकालते हो और उनका कॉमन नंबर देखते हो, उनमें जो सबसे लोवेस्ट होगा वो एलसीएम कहलाएगा। अब जो एलसीएम है स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, यानी द स्मॉलेस्ट नंबर दे कैन बोथ डिवाइड इनटू। सपोज कर लो तुम्हारा एलसीएम यहाँ पे निकला है डी, तो अब ये जो डी है ना, ये इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, ये फर्क है, ठीक है। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने लिया 12 और 20, ठीक है। 12 और 20 की अगर बात करें तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 6 एंड 12। 20 की बात करें तो 20 के हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 2 देन 4 फिर 5 और 10 देन 20, ये हमारे क्या हो गए 20 के फैक्टर्स हो गए। अब अगर इसमें देखोगे तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 1 है 2 है 3 है, मतलब 3 नहीं है सॉरी, 1 2, ठीक है, फिर आ गया 4, फिर हमारा यहाँ पर कोई सा नहीं है, तो 4 देखोगे तो सबसे बड़ा दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो 4 ही दोनों का क्या होगा, एचसीएफ हो गया। अब अगर देखोगे तो चाहे 12 हो चाहे 20 हो, ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इसका मल्टीपल लिखूंगा तो 12 का मल्टीपल मेरा क्या चलेगा, 12 का मल्टीपल अगर मैं लिखता हूँ तो 12 स्टार्ट होगा, फिर 24 आएगा, फिर ऐसे ही करते करते हमारा 60 आएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। और 20 का लिखोगे तो 40 एंड 60 आ जाता है। तो ये जो होगा 60 सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा दोनों का। और देखोगे तो 60 12 से भी डिवाइड हो सकता है और 20 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे इसको। अब इसको एक ऐसे में एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा रहा हूँ जो कि हमारे पेपर में काफ़ी आता है और वो आपको समझना जरूरी है। उसमें हम एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज़ करेंगे, देखो कैसे, ठीक है। ये लिख देता हूँ जो डी वाला लिखा था, यानी ये ए, सॉरी ये ए और बी से डिवाइड हो रहा है। अब मान लो मैंने यहाँ पे दो नंबर पिक करा है, एक हमने ले लिया 72 और एक हमने पिक करा यहाँ पे 20। तो दोनों का सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर आई होप पता होगा आपको, प्राइम नंबर से इनका मतलब फैक्टराइजेशन करना है एक तरह से। तो 2 से करोगे तो 3 6 आएगा, देन अगेन 2 से तो 18 आ गया, फिर 2 से जाएगा 9 टाइम में, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम में, एंड देन 3 से अगेन 1। तो ये हो गया हमारा। अब 120 का प्राइम फैक्टर करते हैं हम, तो हमें यहाँ पे 2 से पहले करना पड़ेगा 60, देन 30, फिर यहाँ पे मिलेगा 15, फिर ये 3 से अरे पहले छोटा नंबर लेना है हमें, ठीक है। फिर 3 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा मिलेगा 5, देन 5 से 1। तो अगर हम देखते हैं, देखिए अगर यहाँ पर तो 72 का प्राइम फैक्टर क्या निकला हमारा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। और उसी तरफ 120 का प्राइम फैक्टर क्या निकला, 2 इंटू टू इंटू टू एंड 3 इंटू 5, ये आ गया। अब याद रखना एस के लिए अगर मैं यहाँ पर एस निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो एस के लिए मुझे दोनों का हाईएस्ट कॉमन देखना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन नंबर देखूंगा, तो पहले एक 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन हो गया, फिर ये भी कॉमन है और 3 कॉमन आ रहा है। तो इन कॉमन नंबर को लिखूंगा तो मुझे एस यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 2 2 2 एंड 3, ये एस मिल गया। मल्टीप्लाई अगर करोगे आप यहाँ पर तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 8 8 3 से 24, ये आएगा। एलसीएम के लिए क्या होता है, आप क्या करोगे, एलसीएम के केस में कॉमन तो पहले लिख लोगे, यानी हमारा जो एच आया था वही लिखेंगे पहले हम, 2 3 टाइम्स इंटू में देन 3, फिर जो नॉन कॉमन होगा वो भी आपको लिखना है, तो 3 इंटू 5 ये आ जाएगा। अब इनको अगर इंटू करोगे आप यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 24 आया था और ये 15 आएगा, तो 24 को 15 से इंटू कर दोगे आप तो 15 4 द 60, 6 लगेगा 30 पे तो 360। तो ये दोनों का एलसीएम होगा, और ठीक है ये हमारा दोनों का एचसीएफ होगा। अब ध्यान से देखोगे तो 24 72 और 120 दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 24 को अगर आप 3 से इंटू करते हो तो 72 आएगा, वही 24 को अगर आप यहाँ पर 5 से इंटू करोगे तो आपको 120 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एचसीएफ हमेशा गिवन नंबरों को डिवाइड कर सकता है। और एलसीएम में देखोगे 360 आया है, 72 है ना, इसको अगर आप यहाँ पर
टू से नहीं होगा ये। हम्म हमारा 72 आया था ना, तो 8 9, अगर इसको आप 5 से इंटू कर दोगे तो 360 मिलेगा। और इसको अगर हम यहाँ पर 120 को अगर हम सीधा सीधा किससे 3 से इंटू कर दिया तो हमें 360 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों से हम 360 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, ठीक है, जो कि हम नंबर में आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से ही बता रहा हूँ, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। और ये हमारे वेरिएबल्स वाले चीज़ों में, वेरिएबल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। मान लो 72 का जो फैक्टर लिख रहा हूँ मैं ऐसे लिख लूँ 2 पावर 3 एंड 3 पावर 2, ठीक है, मतलब 2 रेज टू दी पावर 3 एंड 3 रेज टू दी पावर 2 हो गया यहाँ पे। 120 का अगर फैक्टर्स लिखता हूँ, प्राइम फैक्टर्स, तो 2 रेज टू दी पावर 3 एंड 3 रेज टू दी पावर 1 एंड 5 रेज टू दी पावर 1। 1 लिखने की नीड नहीं है, मगर अभी समझाना है तो मैं लिख रहा हूँ। अब दोनों को जब एच सी एफ लोगे ना तो उसमें क्या करना है आपको, कॉमन बट लोवेस्ट पावर पिक करना है। तो ये कॉमन है और इसमें दोनों की पावर सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 पावर 3 लिखूंगा। फिर आगे अगर देखूँ तो 3 कॉमन है, लेकिन 2 और 1 में से लोवेस्ट पावर दोनों की में क्या है, 1 है, तो 3 पावर 1 आ जाएगा मेरा। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें एच सी एफ मिल जाएगा। उसी तरीके से एलसीएम अगर हम देखें यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना है आपको, हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है। मान लो ऊपर वाले में 5 नहीं है तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक 5 लिख दे रहा हूँ, बट उसकी पावर क्या रखूंगा, 0, ताकि ये 1 हो जाए, समझाने के लिए। बाकी इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे बट इसमें हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन हमारा 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, दोनों सेम ही है, तो ये 3 ही रहेगा, सेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाले में अगर हम बढ़े यहाँ पर इसमें, तो इसमें हमारा हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे मेरा जो आएगा 3 पावर 2 आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े अगर हम, तो अगला आता है हमारा 5। अब सिंपल सा देख के पता चल रहा है, इधर 0 1 में से 1 बड़ा होगा तो 1 आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका वही 360 आएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं नंबर में बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको वेरिएबल में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे, मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बोला गया है कि हमारे पास ना दो नंबर है, एक है पी और एक है क्यू, ठीक है। पी के ना प्राइम फैक्टर करे गए हैं और उसमें हमारा ए बी सी आंसर आ रहा है, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी, ये आंसर आ रहा है। और ए बी सी याद रखना प्राइम नंबर है सारे। तो यहाँ पे ए की पावर 2 आ रही है, बी की पावर 4 आ रही है और सी की पावर यहाँ पे 3 आ रही है। उसी तरीके से जब क्यू का करा गया तो यहाँ पे ए की पावर हमें 3 मिली, बी की पावर यहाँ पर हमें 1 मिला एंड सी का जो पावर यहाँ पे आ रहा है वो हमें 2 मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका एचसीएफ बताओ या एलसीएम बताओ, दोनों में से कुछ ही पूछ लेगा, दोनों निकाल सकते हो। मान लो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करो, पहले ए वाले पार्ट को देख लो, ठीक है, इसमें देख लो। तो इसमें याद रखना एचसीएफ यानी लोवेस्ट पावर, एक ये की पॉइंट याद रख लेना, एचसीएफ का मतलब होगा लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर आपको पिक करना है। और एलसीएम का मतलब होगा हाईएस्ट पावर, आपको पिक करना है यहाँ पर। तो एचसीएफ में अगर हम देखेंगे तो लोवेस्ट पावर क्या है, 2 है या 3 है, तो 2 हो रहा है तो ए स्क्वायर। फिर आता है बी, लोवेस्ट 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में लगाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली ले सकते हो। तो बी में 4 और 1 में से 1 छोटा है, तो बी की पावर 1 आ जाएगा, लिखने की नीड नहीं है। सी की पावर यहाँ पे 3 और इधर 2 है, तो सी की पावर 2 ये आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्यों लगा दे रहा हूँ, और मल्टीप्लीकेशन की आपको यहाँ पे लिखने की नीड नहीं होगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर बी एंड सी स्क्वायर ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमें देखना है हाईएस्ट पावर। तो 2 और 3 में से ए की पावर 3 हाईएस्ट हो गया, 4 और 1 में से बी की पावर 4 हाईएस्ट होगा, 3 और 2 में से सी की पावर 3 ये हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं एक एमसीक्यू में आपको ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बेसिक से समझाते आया हूँ तो ये अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर वाले केस में याद रखना, 2 नंबर का जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो उसमें एक रिलेशन होता है कि अगर आप उनके एचसीएफ और एलसीएम को इंटू करते हो तो जो हमें आंसर मिलेगा उन दोनों नंबरों के डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, ठीक है। इसको अगर मैं करके दिखाना चाहूँ, तो मान लो मैं 12 और 16, ठीक है, यानी 12 और 16 इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो देखो 12 और 16 को अगर हम मतलब चेक करें,
तो 4 ऐसा ग्रेटेस्ट फैक्टर है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो दोनों का एचसीएफ 4 आएगा। ठीक है, अब वही अगर हम एलसीएम की तरफ बढ़े तो 16 का टेबल पढ़ते चलो और चेक करो कौन सा नंबर ऐसा आ रहा है जो 12 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मतलब 12 के भी टेबल में आता है। तो 16 तो आता नहीं है, 32 12 के टेबल में नहीं आता, 48 12 के टेबल में आता है और 16 के टेबल में भी आ रहा है। तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी हमारा इसका एलसीएम होगा, मतलब हमें इसका एलसीएम जो मिलेगा वो 48 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं 4 और 48 को इंटू करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 8 जा 32, 3 लगेगा 16 पे तो 19 आ जाएगा, तो 192 मिला। उसी तरीके से 16 एंड 12 को अगर मैं इंटू करता हूँ तो 12 6 जा 72, 7 बचेगा, 12 पे 7 लगेगा तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 192 मिल जाएगा। तो देखोगे डायरेक्टली नंबर का प्रोडक्ट और इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है। ये एक जनरल रिलेशन है दो नंबर का, जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो। याद रखना 3 में ये काम नहीं करता है। ठीक है, खाली 2 के लिए ये अवेलेबल है। अब मान लो पेपर में आपको यहाँ पे कह दे कि एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और इसका एलसीएम ये है, तो एचसीएफ बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा इसको दूसरी साइड ट्रांसफर करोगे तो इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। तो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर देना, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। सेम एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को अपोन में भेज देना। ठीक है, और उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड कर देना, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से ये आपको आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है टाइप ऑफ नंबर। ये रिवीजन है तो इसको मैं जल्दी करवाऊंगा। देखो सबसे पहला नंबर हमारा होता है नेचुरल। ठीक है, उसका सिंबल क्या है, एन। नेचुरल का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 और इन्फिनाइट तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे नेचुरल हो गए। होल का मतलब क्या है, इसमें बस आपको क्या करना है, जीरो ऐड कर देना है, तो ये हमारा होल बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है कि आप नेगेटिव नंबर से पिक कर रहे हो, यानी नेगेटिव इन्फिनाइट टू पॉजिटिव इन्फिनाइट तक आपने सारे नंबर लिख लिए, ये सारा हमारा क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा, जिसका सिंबल जेड है। फिर आता है रैशनल। रैशनल का मतलब वो नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हो और वहां पर क्यू याद रखना जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे रैशनल नंबर हो जाते हैं, यानी आप देखोगे तो इंटीजर में सबके नीचे 1 लगा सकते हो। फिर उसके अलावा 3/4, ठीक है, -2/3, ये सारे हमारे रैशनल नंबर में काउंट होंगे। फिर आता है इरेशनल यानी आई। ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे सारे इरेशनल में काउंट होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √60 हो गया। ठीक है, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते। एक चीज़ और याद रख लेना, पी और क्यू में ये दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। एक ये भी होता है, बहुत से बच्चे ये ध्यान नहीं रखते। एक और क्राइटेरिया होता है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ पर इंटीजर होने चाहिए, याद रखना। क्योंकि अगर इंटीजर वाला क्राइटेरिया इसमें नहीं लगाता हूँ तो √2/1 लगा सकता हूँ, बट √2 इंटीजर में काउंट नहीं होता, इसलिए याद रख लेना। यानी ऐसे नंबर जो कि नॉन इंटीजर है और उनको पी अपॉन क्यू में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारे इरेशनल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमें टर्मिनेटिंग आंसर मिलेगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिल जाएगा रैशनल में। इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। ठीक है, अगर ये समझना है तो बोल देना, मैं इसका शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर लास्ट आता है रियल, यानी ये सारे नंबर जब साथ में आ जाएंगे तो वो रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल नंबर्स जो कि हमने ऊपर पढ़े हैं वो रियल होते हैं। एक यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही जीरो तक। फिर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। अब इस होल नंबर में अगर हम, ठीक है, होल नंबर में मान लो मैंने ऐड कर दिया नेगेटिव वाले, यानी -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनाइट तक, तो ये होल नंबर जो है मेरा क्या बन जाएगा, इंटीजर यानी जेड। ठीक है, फिर मैंने क्या करे, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी ऐड कर दिए। ठीक है, फ्रैक्शन यानी पी अपॉन क्यू वाले भी नंबर ऐड कर दिए, जिसमें याद रखना क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1/2 5/7 ये नंबर। तो इस टाइम इसको मैं क्या बोलूँगा, रैशनल नंबर बोलूँगा पूरा। ठीक है, फिर अगला आता है एक डिफरेंट सर्कल। डिफरेंट सर्कल के लिए मान लो दूसरा कलर पिक कर लेते हैं। ऐसे नंबर जैसे √2 √3, ठीक है,
यानी इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो ये हमारे क्या थे, इरेशनल। ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लीटली अलग सर्कल होता है। अब इन सबको अगर आप ज्वाइंट कर देते हो, पूरा एक सेट बना देते हो, तो ये पूरा सेट बन जाएगा किसका, रियल नंबर का। ऐसे याद रखना। अब याद रखना, सभी होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ सकते हैं, मगर सभी नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आ सकते। क्वेश्चन आता है ना, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो नहीं होगा इसका आंसर। इसका सिंपल सेंस है, आप बाहर से अंदर मतलब अंदर से बाहर की तरफ कह सकते हो। ठीक है, मतलब कि सभी होल नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं, हाँ। ठीक है, सभी इंटीजर नंबर में क्या होल नंबर या नेचुरल नंबर होते हैं, हाँ। लेकिन आप उल्टा नहीं कह सकते। जैसे, क्या सभी होल नंबर में इंटीजर नंबर होता है, नहीं, क्योंकि इंटीजर में हमारे नेगेटिव काउंट होते हैं और नेगेटिव होल में नहीं आते। ये याद रखना, अंदर से बाहर की तरफ आप जो भी स्टेटमेंट बनाओगे वो सही होगा, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ गलत होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइप ऑफ नंबर हो गया, फिर आते हैं ये एक्स्ट्रा टाइप। इनको मैं फटाफट कराऊंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन जो एक आधे में एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ वो सही से समझेंगे। इवन वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आता है। ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, उनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये सब आएंगे। प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे 3 के देखोगे तो खाली 1 और 3 यही दो फैक्टर आएगा, यानी एक तो 1 होगा और एक वो खुद ब खुद रहेगा। 2 का देखोगे 1 और 2 आ रहा है। ये सारे हमारे प्राइम नंबर में काउंट होते हैं, जो कि खाली दो फैक्टर ही उनके मतलब निकल सकते हैं, एक 1 होगा और एक वो खुद ही होंगे। कंपोजिट जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, ठीक है, जैसे 4 की बात करोगे तो 4 का 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये क्या है, कंपोजिट होता है। याद रखना, 1 का अगर पूछेगा तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 का देखोगे तो एक सिंगल फैक्टर बन रहा है 1 ही, और प्राइम के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए होता है, कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा चाहिए होता है। तो याद रखना, प्राइम इज नेदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, आता है पेपर में। फिर अगला आता है को प्राइम। को प्राइम, को का मतलब ही है कि एक पेयर, ठीक है, यानी दो नंबर का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 ही हो, उनको को प्राइम कहा जाएगा। सपोज कर लो 2 और 3 लिख रहा हूँ, तो ये को प्राइम है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 लिखता हूँ ना, तो ये मत सोचना कि ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम का सिंपल मतलब है इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के। तो देखोगे तो 3 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, बाकी 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो 3 और 4 भी क्या होगा, को प्राइम कहलाएगा। हालांकि 4 क्या है, कंपोजिट है, बट हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर से मतलब है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 3 या 13 और 16, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो सभी टाइप के पेयर्स जिसमें उनका कॉमन फैक्टर खाली 1 आता है, उनको को प्राइम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम का मतलब है कि ऐसा दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिसमें उनका डिफरेंस 2 हो खाली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 और 5 ये ट्विन प्राइम है, दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है। उसी तरीके से आगे मैं लिखूँ 5 और 7 दोनों प्राइम में, दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। फिर आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर तो 17 एंड 19 दोनों प्राइम में और दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखोगे तो डिफरेंस 2 आ रहा है, इनको ट्विन प्राइम कहा जाता है, ये याद रखना। अगला आता है हमारा परफेक्ट नंबर, ये लास्ट है इसमें, परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर होता क्या है, 6 जो है ना परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 6 का अगर आप फैक्टर निकालते हो तो एक 1, 2, 3 एंड 6 ये आएगा। अब परफेक्ट नंबर क्यों कहा जाएगा, अगर मैं इसमें 6 को छोड़ दूं और इसके बाकी नंबर को जोड़ूं, ठीक है, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो वो नंबर परफेक्ट कहलाते हैं जिसमें उसके फैक्टर्स में से सेल्फ वाला छोड़ दो, बाकी नंबर को जोड़ोगे तो हमें सम करने पे वही नंबर मिले, वो परफेक्ट होगा। जैसे अगला मैं एग्जांपल लूँ 28, तो 28 के सारे अगर हम फैक्टर्स लिखना चाहें तो क्या क्या होगा, पहला 1, फिर 2, फिर अगला आता है हमारा 4, देन 7, फिर आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पे अगला आएगा हमारा 14, और 14 के बाद सीधा सीधा हमारा डायरेक्टली आ जाता है 28। ठीक है, अब इसमें मान लो मैंने 28 को हटा दिया, इसको हटा दिया, अब इनको जोड़ूंगा अगर तो 1, 2, 3, 3, 7, 10, ठीक है, और इसको जोड़ दोगे तो 18 आएगा, और 10 और 18 कितना मिलेगा हमें, 28। तो ये 28 और 6 ये दोनों क्या है, हमारे परफेक्ट नंबर में काउंट होंगे। याद रखना, ये चीज़ बच्चों को नहीं पता होता,
वैसे एग्जाम में भी अभी तक नहीं आया, मगर बाई चांस कभी आ गया तो बहुत से बच्चे छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, रैशनल एंड इरेशनल का रिलेशन, यानी उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलता है। सबसे पहले आता है हमारा रैशनल। अगर हम रैशनल को रैशनल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो हमें आंसर हमेशा रैशनल मिलेगा। मान लो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वाला एक केस ले लूँ, 2/4 को जोड़ लूँ 1/4 के साथ, तो मुझे 3/4 मिलेगा, जो कि क्या है, रैशनल है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमें रैशनल मिलेगा, माइनस करके देख लेना, आंसर वही आएगा। मल्टीप्लाई करने पे भी हमें रैशनल मिलेगा। डिवाइड करने पर एक एक्सेप्शन है, बाकी हमें रैशनल ही मिलता है। एक्सेप्शन ये है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो होगा तो फिर वो रैशनल नहीं बचेगा। ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर मान लो 6 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर रैशनल ही मिलेगा, लेकिन अगर 12 को मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो वो रैशनल नहीं मिलेगा आंसर। ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो अगला आता है हमारा इरेशनल को इरेशनल से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना। तो अगर इसको ऐड करते हो, अगर आप इरेशनल वाले नंबर्स को ऐड करते हो तो हमें आंसर या तो रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। याद रखना, रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और रिजल्ट इरेशनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ऐड करा तो √3 प्लस -√3, यानी इन दोनों को ऐड जब करोगे तो आंसर 0 आएगा, जो कि रैशनल है। लेकिन √3 प्लस √2 हमारा इरेशनल होता है। तो इसमें दोनों आने के चांस होते हैं, यानी बोथ। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट में भी दोनों चांस बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही है ना, अगर आपने माइनस करा सेम इरेशनल नंबर्स को तो आंसर 0 मिलेगा, लेकिन डिफरेंट इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हो तो आंसर हमें यहाँ पे इरेशनल ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी हमें दोनों मिल सकते हैं, या तो इरेशनल मिलेगा या तो फिर रैशनल। डिवीजन में भी दोनों ही मिलेंगे यहाँ पर। तो इरेशनल वाला केस क्लियर है कि हमें आंसर दोनों मिलेंगे, या तो रैशनल मिलेगा तो इरेशनल मिल सकता है। आगे अगर हम बढ़े, रैशनल विथ इरेशनल। अगर आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़ते हो तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। जैसे 2 को √3 से जोड़ोगे तो इरेशनल ही मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें एक एक्सेप्शन है, बाकी हमेशा आंसर इरेशनल ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते समय मैंने रैशनल नंबर मान लो 0 पिक कर लिया तो आंसर 0 हो जाएगा, इसका मतलब रैशनल हो जाएगा। तो 0 को छोड़ के अगर किसी भी दूसरे रैशनल नंबर से आप इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर इरेशनल मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने रैशनल नंबर 0 यूज कर लिया तो आंसर आपको यहाँ पर रैशनल मिलेगा, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही कर देगा। डिवीजन भी सेम केस है, रैशनल ही मिलता है हमेशा, लेकिन अगर आपने रैशनल 0 ले लिया तो फिर उस केस में कुछ और बन जाएगा, यानी रैशनल बनेगा। ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है, इसको पढ़ लेना, आप समझ जाओगे। तो यहाँ तक था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर एक थ्योरम मुझे समझानी है आपको, वो मैं समझा देता हूँ। तो ये थ्योरम 1.1 है, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को एक्सप्लेन करा गया है। अब ये कहता ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये कह रहा है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब देखो, आप प्राइम के प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस जब करना चाहोगे कंपोजिट को, तो उसमें आपको उसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, यानी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, उनसे थोड़ा ये यूनिक लिख लेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल एक दिया गया है, 32,760 का प्राइम फैक्टर करा गया है, तो हमें यहाँ पे ये सारे नंबर मिले हैं, यानी 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में है, फिर 2 टाइम्स 3 है, फिर 5, 7 एंड 13 है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 5, 7 एंड 13। ठीक है। तो पहले थ्योरम में यही बता रहा है, बाकी ये सारा पढ़ सकते हो आप, इंट्रो वगैरह। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज जो 1 है, जिसमें 7 क्वेश्चन है, उसको करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मिस बिल्कुल मत करना, और खुद आप देखना कितने आसानी से हम कर लेंगे। अब अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी, आपको समझ आया सारा कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और इसको शेयर उन बच्चों को जरूर से कर देना जो कि अभी 10th में आए हैं और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। ठीक है।